हमारे बीच में मौजूद हैं केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री श्रीपद यसो नायक जी। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करें। और मैं मंच पे आमंत्रित करूंगी श्रीपद जी को कि वो आए और हम बात करेंगे सागर मंथन में और सुशासन के बारे में 2.0 की। वर्तमान में गोवा के उत्तरी गोवा संसदीय सीट से सांसद हैं। वो लगातार 5वीं बार इस सीट से चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे हैं। भारत सरकार में आप बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग तथा पर्यटन राज्य मंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। आपका जन्म 4 अक्टूबर 1952 को उत्तरी गोवा में हुआ था। आपने बॉम्बे विश्वविद्यालय से अपनी उच्च शिक्षा हासिल की है। आप गोवा विधानसभा में भाजपा विधायक दल के नेता भी रहे हैं। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में आपने कृषि, जहाज रानी, नागरिक उड्डयन और वित्त राज्य मंत्री के रूप में काम किया। साल 2014 से साल 2019 के बीच मोदी सरकार के पहले कार्यकाल के दौरान आपने संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री, आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी, आयुष राज्य मंत्री तथा स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और रक्षा राज्य मंत्री के रूप में काम किया है। सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों और संस्थानों में आप सक्रिय रूप से जुड़े रहते हैं। पांचजन्य के सागर मंथन सुशासन संवाद 2.0 में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। श्रीपद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। वैसे तो हम गोवा में हैं और पर्यटन का और गोवा का बहुत पुराना संबंध है, लेकिन अगर हम आज के भारत की बात करें तो आज के भारत में जितना धार्मिक पर्यटन इस समय ऊंचाइयां छू रहा है, उसको देखकर लगता है कि आने वाले समय में चाहे वो इकोनॉमिक की दृष्टि से देखा जाए, आर्थिक दृष्टि से देखा जाए या धार्मिक दृष्टि से देखा जाए, सांस्कृतिक दृष्टि से देखा जाए, ये बहुत तेजी से बढ़ने वाला है, ग्रो करने वाला है। और इसीलिए पहला सवाल है अयोध्या से जुड़ा हुआ आपसे कि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। हमने काशी कॉरिडोर में भी देखा था कि जब कॉरिडोर बना था उसके बाद श्रद्धालुओं की काफी भारी संख्या वहां पहुंची थी और ऐसे में उन लोगों के लिए इंतजाम करना, नियंत्रित करना एक चुनौती बन गई थी। और अयोध्या में संभावित तौर पे ऐसा लग रहा है कि जो संख्या है श्रद्धालुओं की, पर्यटकों की, धार्मिक पर्यटन को देखते हुए काफी तेजी से बढ़ने वाली है। क्या उसको लेके इंतजाम है अब? जरूर। हम सबके लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। जो प्रयास कई पीढ़ियों ने राम मंदिर के निर्माण के लिए किए, उन सभी को तहे दिल से धन्यवाद देते हुए आज जो सपना जो सभी ने देखा था वो आज साकार हो रहा है। एकदम नज़दीक है, रामलला का प्रतिष्ठापना वहाँ हो रहा है और यहाँ बैठे हुए हमारे सभी साथियों ने उसमें निश्चित तौर से उसके आंदोलन में भाग लिया होगा। राम मंदिर हमारे आस्था का मुद्दा है, देश की संस्कृति का मुद्दा है। राम को खाली हम परमेश्वर नहीं मानते, लेकिन भारत का जो कुछ हम कहते हैं कि ये आदि पुरुष है, इन्होंने रामायण के जरिए जो कुछ हमें शिक्षा प्राप्त होती है, एक आदर्श पुरुष है, जीवन में किस तरह से जीना चाहिए, ये सब रास्ता उसी में से हमको मिलता है और इन्हें हम सब ने इन्हीं को ही आदर्श माना हुआ है और ये हमारा सभी का आस्था का विषय। इसलिए राम मंदिर फिर वहाँ निर्माण होना ये देश की बड़ी आवश्यकता थी और ये आवश्यकता आज पूरी हो गई है, हो रही है। और इसीलिए जिन्होंने इसके लिए जो प्रयास किए, हजारों पीढ़ियाँ यहाँ खपी, उनके लिए उनके सामने उनको मैं नमस्कार करता हूँ, उनके सामने नतमस्तक होता हूँ। आज राम जन्मभूमि एक बड़ा देश का एक बड़ा स्थल होने जा रहा है। पर्यटन वही उसमें है, जब लोग आते हैं वही पर्यटन बनता है और इसलिए पर्यटन मंत्रालय में बहुत कुछ काम हुआ, हाथ में लिया हुआ है, आगे आएगा, वो भी सब करेंगे। आज हम देखते हैं कि ऐसे जो धार्मिक स्थल है ये कुछ हमारे
धर्म के धार्मिक स्थल ऐसे नहीं, सभी धार्मिक स्थलों को हम जो मदद करते हैं, हमारे पास दो जो स्कीम्स है। एक जो स्कीम है, ये स्कीम है हमारी स्वदेश दर्शन स्कीम। उसके जरिए हम मंदिर के बाहर जो कुछ पर्यटकों के लिए जो सुविधा चाहिए, वो सुविधा का निर्माण करना, ये हम राज्य सरकार को डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए कहते हैं और राज्य सरकार ये सब करता है और जो खर्चा आता है वो सब 100% खर्चा हम राज्य को देते हैं और इसका पूरा डेवलपमेंट इन पार्किंग सहित सभी दुकान हो, रेस्टोरेंट हो, उसके लिए और कुछ कल्चरल कार्यक्रम के लिए हॉल हो, साउंड सिस्टम हो, सब कुछ हम इस स्कीम के द्वारा उसका विकास करते हैं। धार्मिक स्थलों के लिए या सभी पर्यटन स्थल? सभी स्थलों के ज्यादा करके जो पर्यटन जहाँ ज्यादा आते हैं वो हम पहले लाइन में करते हैं। पर्यटन की बात होती है, अभी थोड़ी देर पहले नितिन जी भी थे, हालांकि उन्होंने सड़कों का पूरा जाल बिछाया है, हाईवे हर जगह पहुंच गए, लेकिन अयोध्या जैसे छोटी जगह है या हम काशी पहुंचते हैं, जो छोटे शहर रहे हैं वहां पर हाईवे पहुंचना या इस तरह की जो आधारभूत संरचनाएं होती हैं उनकी समस्याएं बहुत ज्यादा रहती हैं। पर्यटन की दृष्टि से और लोगों की सुविधा की दृष्टि से क्या सरकार की ओर से कोई कदम उठाए जा रहे हैं? जरूर जरूर। पर्यटन का विकास करना यह राज्य सरकार का दायित्व है और इसको सपोर्ट करना ये केंद्र सरकार अपने ये स्कीमों के द्वारा फंडिंग टोटल फंडिंग करना, ये जो उनका जो स्टेट एनुअल प्लान होता है उसी के प्लान के जरिए कहाँ कहाँ क्या करना है, ये जो प्रोजेक्ट हम करते हैं उसी के तरह करते हैं, उसको फंडिंग देते हैं। जैसे स्पेशल प्रोजेक्ट जो होते हैं केंद्र सरकार अपने इसमें और भी ज़्यादा मदद उन स्थानों को करती है। आपने देखा होगा काशी का कॉरिडोर कैसे था, आज कैसे हो गया है। आज मध्य प्रदेश में ऐसे जो कई जो लाखों टूरिस्ट जहां आते हैं वही स्थान के लिए हम महाकालेश्वर का स्थान भी कॉरिडोर वहां बन रहा है कि ये सरकार और तरीके से उसको मदद करती है ताकि वहाँ लोगों को अच्छी तरह से सुविधा मिले, यही उसके पीछे उसका मकसद रहता है और ये भी डेवलपमेंट करते हैं। आज आपने देखा है केदारनाथ का स्वरूप आपने देखा हुआ है, यहाँ टूरिस्ट और पर्यटक तो जाते हैं, उसके लिए सभी तरह की सुविधा आज वहाँ रास्ता बन, मेरे ख्याल से नितिन गडकरी जी ने बताया होगा, अभी 1-2 किलोमीटर के आसपास वहाँ रास्ता बन जाएगा। ये भी किया है सभी डिपार्टमेंट जो है, तो ये सब सुविधाओं के लिए अपने अपने इस जिम्मे जो काम आता है वो अच्छे तरह से करते हैं। एक और पहल है जो केंद्र सरकार ने की है कि पर्यटन के क्षेत्र को उद्योग का दर्जा देने की। जरूर। आपको लगता है इससे रोजगार विशेष तौर से उसको काफी बढ़ावा मिलेगा या किस तरह से आम जनता को ये चीज प्रभावित करेगी अगर इसे उद्योग का दर्जा दिया जाता है? तो जिस तरह से देश में टूरिज्म बढ़ रहा है, इसलिए बहुत सालों के लोगों की मांग थी कि इसको इंडस्ट्रियल दर्जा देना ही देना है और इसका काम पाइपलाइन में है और मेरे ख्याल से तुरंत ही इसको इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि हम इनको कुछ सपोर्ट तो निश्चित तौर से कुछ सब्सिडी मिलेगी, जो कुछ बाकी इंडस्ट्री को मिलता है वही फायदे उन सबको मिलेंगे और इसकी आज ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है। जो देश को ज़्यादा अर्निंग देने वाला जो ये है वो टूरिज्म है और इसलिए आज हमने उसको मदद की और आज लाखों टूरिस्ट, आज फॉरेन टूरिस्ट हो या डोमेस्टिक टूरिस्ट हो, लाखों टूरिस्ट आज ऐसे स्थानों पर जा रहे हैं वहाँ उस सुविधा का जो अभाव है वो अभाव को ये करने के लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है और यही जो इंडस्ट्री का दर्जा देने के बाद पीपीपी मोड पर भी हम टूरिज्म के डेवलपमेंट का विकास हम अच्छी तरह कर सकते हैं और इसलिए सरकार कदम उठा रहे हैं और जल्दी से जल्दी, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो सपना है, आज हमारी इकोनॉमी 5वें स्थान पर है, आने वाले कई महीनों में हम 3रे स्थान पर आएंगे, लेकिन 2047 में भारत को एक विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाने का काम जो है ये हम सबका आगे का सपना है, वो सपना हमें साकार करना है। तो इंडस्ट्री हो, टूरिज्म हो, सब जगह बढ़ाना चाहिए और जो राज्य सरकार है, केंद्र सरकार में है, उन सभी को जो प्रयास इनके लिए करना चाहिए वो इसके ऊपर सब डिपेंड है। आप जो सपना देख रहे हैं उसमें युवाओं की काफी भागीदारी रहने वाली है और इस समय यहाँ पर भी काफी सारे युवा मौजूद हैं। अगर पर्यटन के क्षेत्र में वो जाना चाहें, विशेष तौर से गोवा के काफी युवा हैं और गोवा में तो पर्यटन को आप जानते ही हैं कि
कितना बढ़ावा भी दिया जाता है और रोजगार के दृष्टि से उसे देखा भी जाता है। जरूर। टेक्नोलॉजी के हिसाब से या भविष्य के हिसाब से ये जितने यहाँ पर युवा बैठे हैं, आप उनको क्या सलाह देंगे इस क्षेत्र के लिए? जरूर, सभी ने तो टूरिज्म में आना है। आज भी बहुत से युवा टूरिज्म को सपोर्ट करते हैं, टूरिज्म में आते हैं और बहुत बड़ी संभावनाएं है गोवा में। आज अभी गोवा का हमने हिसाब लगाया तो कम से कम 2,500-3 हज़ार आज गोवा के लिए रूम्स चाहिए। जिस तरह से गोवा का टूरिज्म अभी कई एक सीजन में बटा हुआ नहीं है, सीमित नहीं है, वो तो अभी 365 डे पूरे 12 मंथ आज शुरू हो गया है। जो बारिश के सीजन में हम ऑफ सीजन कहते थे वो भी आज फुल सीजन बन गया है। और इसलिए जो व्यवस्थाएं जो है गोवा में चाहिए वो व्यवस्था बढ़ाने की कोशिश सरकार की भी है। और हम सभी युवाओं को आमंत्रित करते हैं कि इसमें अब तरह तरह के टूरिज्म में आप शामिल होके टूरिज्म भी बढ़ा सकते हैं और इनडायरेक्टली जॉब भी हासिल कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा सकते हैं। जो आज जो स्टार्टअप शुरू हो गया है, जो प्राइम मिनिस्टर की जो स्कीम्स हो गई है, उसी के जरिए आज होम स्टे का भी एक जो स्कीम है वो एकदम सस्ता से आपका घर हो, उसमें आपने 1-2-4 रूम बनाए तो आप उसे आमदनी कर सकते हैं। ऐसा हर युवक, सबको नौकरियां सबको तो नहीं मिलेंगी, लेकिन ये जो अपॉर्चुनिटी है तो अपॉर्चुनिटी का फायदा लेके इस तरह से हम यदि आगे गए तो निश्चित तौर पे हम खुद को भी एम्प्लॉय करेंगे और चार युवाओं को भी एम्प्लॉयमेंट दे देंगे। इतनी ताकत टूरिज्म में है, इंडस्ट्री में है, इस सब में है। और इसीलिए मैं सभी युवाओं को आग्रह करता हूँ जहाँ जहाँ अपॉर्चुनिटी है वो अपना हाथ उसमें डाले, आगे आए और इसका निश्चित तौर से फायदा ले लें। बिल्कुल, युवाओं के लिए आपने ये सलाह तो दी है, लेकिन साथ ही साथ नीतियां भी कुछ होती हैं। 80 के दशक के बाद अब जो है जो पर्यटन को लेकर उसके क्षेत्र में जो है उसकी नई नीति की चर्चा हो रही है। इस नीति में विशेष क्या है और ये कब तक इम्प्लीमेंट हो जाएगी? विशेष फॉर एग्जांपल गोवा में खाली हम बीच टूरिज्म इसी के ऊपर डिपेंड थे, लेकिन आज गोवा का समुद्र इतना बड़ा है और तरह तरह से हम एग्रो टूरिज्म कर सकते हैं। जैसा आपने पिछले सेशन में कहा, फॉरेस्ट टूरिज्म कर सकते हैं, तरह तरह एग्रीकल्चर टूरिज्म, एग्रो टूरिज्म कर सकते हैं और तरह तरह के टूरिज्म हम उसे जो ब्रांचेस है नेच टूरिज्म कर सकते हैं। ये सब इसमें जब हम उसकी सभी की व्यवस्था करके सभी को उसका हम इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेंगे तो टूरिज्म निश्चित तौर से बढ़ जाएगा। और ये जो अपॉर्चुनिटी, जैसा मैंने कहा कि ये अपॉर्चुनिटी उसका हमने फ़ायदा लेना चाहिए और एक टूरिज्म और बढ़ाने का जो कुछ एक मामला है तो मैं बोलता हूँ कि हमारे कहीं युवा है, कहीं फैमिलीज है, उनके पास ज़मीन है, यदि वो टूरिज्म के प्रोजेक्ट को पीपीपी मोड पर यदि तैयार किए तो जल्दी प्रोजेक्ट तैयार हो जाएंगे और निश्चित तौर से सरकार को भी ज़्यादा वहाँ पैसा देने का, बाकी कुछ करने की ये नहीं होगी। तो इसलिए इसी तरह के जो कुछ प्रोजेक्ट है उसमें सभी ने सम्मिलित होके ये खुद के लिए भी है और देश के लिए, देश के प्रोग्रेस के लिए भी उसका हाथ बार लग जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। हमने देखा था कोविड काल के दौरान जी सबसे ज्यादा अगर कोई क्षेत्र प्रभावित हुआ था तो पर्यटन का क्षेत्र था। जी जी जी। उससे उबरने में अभी काफी समय लगा और धीरे धीरे जो पर्यटन क्षेत्र है वो पटरी पर आ रहा है। जी। ऐसे में दोबारा ये आहट होना कि कोविड के फिर से एक नए वेरिएंट के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, ये भ्रम फैलना कि हो सकता है फिर से लॉकडाउन लग जाए, क्या आपको लगता है कि सरकार दोबारा इस तरह की परिस्थितियों के लिए तैयार है अगर ऐसा होता है जिस तरह से लोगों के अंदर डर बैठा हुआ है? आपने देखा है 2020 से 2020 तक तो पीक था कोविड का और ये कोविड का एक्सपीरियंस अब हमने लिया हुआ है और आज हम सभी इसके लिए हम तैयार हैं। पहले तो किसी को कोविड क्या है, उसके मेडिसिन क्या है, हमें कुछ पता नहीं था और इसके बाद में ऐसे बहुत से वेरिएंट अलग अलग इसमें अलग अलग देश में अलग अलग हमारे अलग अलग स्टेट में आके चले गए। लेकिन आज जो सरकार की भी तैयारी है, लोग भी इसको फेस करने के लिए तैयार है और इसलिए पहले जैसे डरने का कोई सवाल नहीं है। आएगा उसको काउंटर करने के लिए हमारे पास ताकत है, हमारे पास सब कुछ व्यवस्था है और इसलिए किसी ने पैनिक होने की ज़रूरत नहीं होगी। जैसा हमने पीछे उसको फाइट दिया है उस तरह के फाइट हम आगे भी दे देंगे।
कोविड आएगा, कोविड जाएगा। और एक बहुत बड़ी बात है कि जैसा आपने कहा कि टूरिज्म ये 2-2.5 सालों में इफेक्ट हुआ था, लेकिन आज सभी के राज्यों के प्रयास से, केंद्र सरकार के प्रयास से हम फिर एक बार उसी लेवल पर आ गए हैं और आगे निश्चित तौर से टूरिज्म का फुटफॉल निश्चित तौर से बढ़ता रहेगा। हम अगर गोवा की बात करें, क्योंकि गोवा में हम बैठे हैं, यहाँ पर टूरिज्म को देखा जाता है तो मौज मस्ती की ज़्यादा बातें होती हैं, क्योंकि मैं खुद भी कल 2-3 मंदिरों में घूम कर आई हूँ और देखा यहाँ पर कि ऐसी ऐसी धरोहरें हैं जिनके बारे में जो पर्यटक आते हैं उन्हें जानकारी नहीं है। और इस क्षेत्र में यहाँ की राज्य सरकार तो काम कर ही रही है, जीर्णोद्धार हो रहे हैं कई मंदिरों के। क्या केंद्र की ओर से भी कोई पहल की जा रही है इस तरह से यहाँ पे धार्मिक टूरिज्म, विशेष तौर से मंदिरों को लेकर? जरूर जरूर, सभी इसका जो आप कह रहे हैं कि हमारे पास जो दूसरी स्कीम है प्रसाद करके, यहाँ तो कई पुराने ASI साइड है, इस साइड को भी डेवलपमेंट करने के लिए जो प्रसाद हमारी स्कीम है उससे हम फंडिंग करते हैं। और आज जो टूरिस्ट आ रहा है वो खाली, जैसा मैंने कहा, बीच के लिए आ रहा है ऐसा नहीं, और गांव में इतने सुंदर मंदिर है, इतने पुराने मंदिर है, वो सब देखने के लिए भी आ रहा है, उनका दर्शन करने के लिए भी आ रहा है। और इसके लिए हर इसको सुविधा देना राज्य सरकार अपने बहुत बड़े प्रयास कर रहा है। केंद्र सरकार, जैसा मैंने कहा कि केंद्र सरकार उसको फाइनेंशियली सपोर्ट करता है। और आज आपने देखा होगा कि जहाँ जहाँ आप मंदिर जाएंगे, कौन कौन से ऐसे जो साइड से टूरिस्ट जहाँ आते हैं वहाँ जाएंगे तो निश्चित तौर से वहाँ बदल जो हुआ है वो आपको दिखाई देगा। बदलाव हुआ है, लेकिन कई जो है काफी इंटीरियर में है। मैं जिस तरह से देखा हमने, काफी इंटीरियर में है और उनके बारे में जानकारी नहीं, लेकिन वो हजारों साल पुराने और उनकी कहानियां ऐसी हैं जो कि पर्यटन स्थल बनने लायक वो जगह है। साथ ही साथ देश की जनरेशन, जो युवा जनरेशन है, उसको उस बारे में जानकारी होना चाहिए कि गोवा के अंदर भी इस तरह के मंदिर रहे हैं और एक सांस्कृतिक विरासत की पूरी धरोहर यहाँ पर है। तो वो कनेक्टिविटी के लिए भी क्या कोई काम हो रहे हैं कई जरूर जरूर, सरकार अपने तरफ से डिजिटली भी अपने सभी माध्यम जो है, लोगों को पहुंचाने वाले जो माध्यम है, उस माध्यम का उपयोग करके सभी उसका जो इतिहास है, उसका कहाँ कहाँ क्या क्या स्थल है, वो गोवा सरकार भी करी है और हमारा टूरिज्म मंत्रालय भी कर रहा है। तो इसकी जानकारी गोवा में कोने कोने में क्या क्या है, इसकी जानकारी अब लोगों तक अच्छी तरह से पहुंच रही है और इसीलिए तो टूरिज्म बढ़ता जा रहा है और आगे भी इसी तरह से बढ़ता जाएगा। आपने एक बार एक बयान में कहा था कि टेक्नोलॉजी के साथ साथ रोजगार का सृजन जो है वो पर्यटन क्षेत्र का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। तो क्या ऐसे कोई आंकड़े हैं, अगर हम पिछले 10 सालों का हिसाब देखें तो क्या रोजगार के क्षेत्र में पर्यटन को लेकर कितनी वृद्धि हुई है और भविष्य क्या है? निश्चित भविष्य तो उज्जवल है। मैं आंकड़े में, एग्जैक्ट आंकड़े में आपको बता पाऊंगा क्योंकि इसमें डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट कम है। कहीं हम ऑफिस खोला के वहाँ कम से कम 10-20 स्टाफ जाएगा, लेकिन इनडायरेक्ट जो एम्प्लॉयमेंट होता है, एक कुछ टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गया, वहाँ कहीं छोटी मोटी दुकानें होगी, वहाँ कोई रेस्टोरेंट हो जाएंगे, वहाँ टैक्सी लगेगी, वहाँ चाय पानी की व्यवस्था लगेगी, ऐसे जो बातें हैं उससे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट उसी से जरिए मिलती है। और ये एम्प्लॉयमेंट बहुत इसको स्कोप है और बहुत इसी तरह से बहुत बड़ी संख्या उसमें आ गई है। तो टूरिज्म, पर्यटन वो एम्प्लॉयमेंट का एक साधन बन गया है। जितना जितना पर्यटन बढ़ेगा उतना उतना एम्प्लॉयमेंट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। एक राष्ट्रीय पर्यटन बोर्ड का प्रावधान जो था वो काफी लंबे समय से भारत सरकार के पास विचाराधीन रहा है। क्या सरकार इस बोर्ड के गठन को अभी जरूरी समझती है? कब तक इसका गठन किया जाए? इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है? जरूर जरूर जरूरत पड़े उसके ऊपर मंथन विचार शुरू है और निश्चितपणे जरूरत पड़ेगी तो उसका गठन भी हो जाएगा, वक्त पे हो जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद श्रीपत जी, आप यहाँ पर आए, आपने पूरी जानकारी दी और सागर मंथन सुशासन संवाद 2023 में आपने काफी महत्वपूर्ण बातें तो बताई हैं, लेकिन चलते चलते ये भी बता दीजिए कि आपकी दृष्टि में सुशासन की क्या परिभाषा है? 2014 से तो आप देख ही रहे हैं देश में जो शासन में परिवर्तन रहा है, क्योंकि मूलतः शासन किसके लिए है? ये जो आज जो शासन चला रहा है उसको पता है शासन किसके लिए है।
शासन वो उपभोग के लिए नहीं है, शासन लोगों की सेवा करने के लिए है। और इसी तरह से मोदी सरकार हो, राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, वो सरकार लोगों को आखिरी कड़ी का आदमी कैसा आत्मनिर्भर हो, इसी के बारे में उसको क्या क्या चाहिए, वहाँ क्या क्या विकास करना है, ये सब देख के ही, यही ध्यान में रखते हुए राज्य का हो केंद्र का हो विकास कर रहे हैं। आज हमारे देश को आज पूरी दुनिया पहचानने लगी है और कहीं राष्ट्राध्यक्ष भी भारत के इसमें बोले हैं कि किस तरह से भारत आज उभर रहा है। इसका मतलब ये तो विकास ठीक तरह से यहाँ हो रहा है और विकास ये तो चलती प्रक्रिया है, वो कभी थमेगा नहीं, रुकेगा नहीं, तो ये तो चालू रहेगा। लेकिन ये विकास के साथ साथ यहाँ की जनता का विकास, ये भी सब ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी की सभी सरकारें, केंद्र सरकारें हो, राज्य सरकारें हो, ये थीम ध्यान में रखते हुए तो आपने सैकड़ों स्कीम देखिए, प्राइम मिनिस्टर ने एक छोटे बच्चों को पकड़ के बुजुर्ग के तक कोई अपना उसको कहीं तकलीफ नहीं होने, इसी तरह के स्कीम्स आज दे दी है। और आज जो भारत की जो विकसित भारत संकल्प यात्रा जो आज रही है, तो ये सभी स्कीम लोगों के घर में पहुंचाने का काम, प्रचार करने का काम ये सब कर रहा है। और इसीलिए आज जनता भी जागृत हो रही है, जो फायदे उनको मिल रहे हैं, वो जो फायदे मिल रहे हैं वो ले रही है। और आज भारतीय जनता पार्टी का यहाँ ये जिक्र नहीं करता हूँ, लेकिन ये हमारा कर्तव्य है। किसी के ऊपर हम जब बोलते हैं कि ये किसी के ऊपर उपकार नहीं है, ये जो उन्होंने आशीर्वाद हमें दिए है तो इनके लिए काम करना है, ये हमारा पथ्य है, ये हमारा ये है, ये इसको लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की बात की और हम वैसे भी अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है, उसी का उत्सव मनाने गोवा दूसरी बार आए हैं, तो उनके साथ के कोई अनुभव या उनके जन्मदिन पर कुछ विशेष? आप मैं इससे पहले ऐड करूंगा, जो पार्लियामेंट में आपने देखा होगा, जो 2047 में 15 में जो कानून बने थे, ब्रिटिश ने जो कानून बनाए थे, ये आज तक चालू थे, किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन माननीय मोदी जी ने उसके ऊपर चिंतन करके कम से कम 350 जो वहाँ के जो कायदे थे, आज उसको स्क्रैप करके भारत के नए कायदे उसके जगह पर बिठा दिए। क्योंकि वहाँ ब्रिटिश का जो ये जमाना था, वो क्या करता था कि भारत के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सताए, जुल्म करने के जो कानून थे उन्होंने लगाए थे, उनको सब कुछ हमें उनको हासिल करना था। लेकिन आज मोदी जी ने विचार करके कानून बदले हैं, ये जनता के प्रति जो अपना ज़्यादा उनको फिट हो गया ऐसे कायदे आज लाए हुए, यही तो सुशासन में बदल हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका श्रीपद जी, आप यहाँ आए सागर मंथन हमारे सुशासन संवाद में।